आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। मैं आज को जो है आज आपका लेक्चर नंबर 3 में, यहाँ से मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि उसका थोड़ा सा रिवाइजन कराता हूँ कि आपको मैं क्या क्या चीज़ें बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता चुका हूँ आपको मैं, और आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके यूज़फुल जो वो हैं, यूज़फुल जो एप्लीकेशन है वो बता चुका हूँ कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरीके से सही से उपयोगी है या किस तरीके से हमारे पास लाभदायी है। जिसमें हमारे पास क्या है कि हम देखा है कि मतलब जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखने में माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं। एनवायरनमेंट को साफ़ करने में हमारी माइक्रोब्स मदद करते हैं। वहीं मेडिसिन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए आदि जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारे लिए माइक्रोब्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने आपको कल जो लेक्चर था मेरा सेकंड लेक्चर में आपको मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ कि एंटीबायोटिक्स के रूप में या एंटीबायोटिक्स को जो हम प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, माइक्रोब से। कुछ के उदाहरण थे जो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। आज अगली क्लास में यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको मैं बढ़ाता जाता हूँ। देखिए अब है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट हैं माइक्रोब्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम कहें कि किस तरीके से ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि माइक्रोब्स के कारण क्या है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ हमारी जो फसलें हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। उनमें फसलों में जो बीमारियां हो जाती हैं तो वो फसलों को हानि पहुंचाती हैं। तो इसका मतलब है प्लांट में भी हानि कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं। और आपका जो एनिमल है उसमें भी बहुत सारी बीमारियों को जो है ये ईजाद करते हैं या बहुत सारी बीमारियों को ये उत्पन्न करते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, उसी के बारे में हम आज के लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। देखिए सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस इन। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या एनिमल के अंदर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं या बीमारी का कारण बनते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, माइक्रोब्स में पैथोजन। ठीक है, माइक्रोब्स का वो जो भाग जो है उसको हम क्या कह देते हैं, उसके प्रकार को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजन का मतलब होता है कि पैथोजन वे माइक्रोब्स होते हैं जो किसी भी जो जीव है या आप चाहे पौधा हो और चाहे आपका एनिमल हो उसमें अगर बीमारी को उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, पैथोजन कह देते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन में देखिए पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर बी ब्रीथ, द वाटर बी ड्रिंक और फूड बी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे शरीर में किस तरीके से एंट्री करते हैं या किस तरीके से प्रवेश करते हैं, तो अगर एयर से करते हैं तो जब हम रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं तो क्या होता है, हवा के साथ जो हम श्वसन कर रहे हैं उसमें जो हम हवा ले रहे हैं उसी हवा के साथ क्या कर जाते हैं, माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं। वहीं कंटामिनेटेड जो फूड है, अगर हम कोई कंटामिनेटेड खाना खाते हैं मतलब पैथोजन युक्त कोई फूड अगर खाते हैं तो फूड के जरिए हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। वहीं अगर आप पानी भी अगर इन्फेक्टेड पीते हो या कंटामिनेटेड पीते हो तो उसके थ्रू भी हमारे पास क्या है, पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। आगे देखें, फिर है दे कैन आल्सो गेट टर्मिनेटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। ये तो हो गया किसी भी जैसे मान के चलो कोई कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर जो एयर के संपर्क में आते हैं तो वो एंटर कर जाते हैं हमारे। लेकिन इसके अलग आप जो एंट्री है माइक्रोब्स की किसी भी जीव के अंदर वो ये भी है कि हो सकता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्थी पर्सन में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं कि उनके कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर से जो माइक्रोब्स हैं वो
हेल्थी पर्सन के अंदर आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये भी तरीका है माइक्रोब्स की एंट्री का। अब देखें माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। देखिए जो कम्युनिकेबल डिसीज या कॉन्टैक्ट डिसीज जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि अगर किसी के स्पर्श से या किसी के कांटेक्ट में आने से अगर हमारे पास चाहे वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का झूठा पानी हो, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर शरीर से जो कपड़े वपड़े हैं उनसे, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन के अंदर चाहे वो खाने के जरिए, चाहे हवा के जरिए, चाहे वो पानी के जरिए अगर दूसरे हेल्थी पर्सन में माइक्रोब्स की एंट्री हो जाती है तो ऐसी बीमारियों को, ऐसे बीमारी जो पैथोजन ऐसे होते हैं जो ऐसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, जैसे उदाहरण उसने दे रखा है कॉमन कोल्ड। अगर हम कोई व्यक्ति जिसको सर्दी हो जाती है अगर वो छींकता है या उसका रूमाल वगैरह जो होता है उसका यूज़ कोई हेल्थी पर्सन कर लेता है तो उसको भी जुकाम होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा ही स्ट्रांग है या ज़्यादा ही बूस्ट तो हो सकता है उसको ना हो, वरना अधिकतर ये हो ही जाता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हैंकी को या उसके संपर्क में आने, जैसे छींकने से, उसके छींकने से ड्रॉपलेट अगर एंटर कर जाती हैं तो उस व्यक्ति को क्या है जुकाम, उस जो हेल्थी पर्सन है उसको भी हो जाता है। तो जो कॉमन कोल्ड है वो भी कैसा कम्युनिकेबल डिसीज है। चिकन पॉक्स होती है जिन्हें लोकल भाषाओं में या गांव में जिनको माता माता के नाम से कहते हैं हम लोग, छोटी माता, बड़ी माता, तो उसमें स्मॉल पॉक्स और चिकन जो होता है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं माताएं। इनमें क्या होता है अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके आसपास अगर कोई व्यक्ति रहता है, उसके कपड़ों को यूज करता है तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए गांव में कहा भी जाता है कि जिसको चिकन पॉक्स हो गया है उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे और कोई अदर भी होता है, तो उससे कहा जाता है कि आप उससे दूरी बनाए रहें, जिससे क्या है कि उसके कांटेक्ट में ना आए, जिससे क्या है आपको भी जो बीमारी है आप पे भी ट्रांसफ़र ना हो जाए या ट्रांसमिटेड ना हो जाए। वहीं ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा ही होता है। जो टीबी होती है, टीबी में भी व्यक्ति क्या होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर किसी टीबी व्यक्ति के पास बैठता है, वो खांसता है, छींकता है, तो उसके द्वारा जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है, इसका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम जो होता है वो भी क्या करता है एक हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये भी कैसी है कम्युनिकेबल डिसीजेस है। आगे देखो, क्या दिक्कत करता है। देखो अब है कि डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं। तो कुछ उदाहरण हैं जो मैंने दे रखे हैं, जैसे देखो ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बैक्टीरिया द्वारा, मैं नाम ले चुका हूँ, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम जो होता है उस बैक्टीरिया के द्वारा क्या करती है हमारे जो बीमारी है ट्रांसमिट होती है एक हेल्थी जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के लिए। तो ये किसके द्वारा होती है, तो ट्रांसमिट बाय एयर, मतलब उस जो छींकेगा वीकेगा उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट बनेंगी वो अगर हम कोई हेल्थी पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसको क्या होता है टीबी की बीमारी हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल क्या होते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, एक सुटेबल एज तक उसको वैक्सीनेशन की जरूरत, मतलब उसको वैक्सीनेशन उसको कराना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट मतलब अलग रखना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, जिस तरीके से क्वारंटाइन में एकदम अलग रख देते थे इसी प्रकार से उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए, मतलब एका जगह रखना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके संपर्क में व्यक्ति कम से कम आए, मतलब कतई नहीं आए वैसे तो, लेकिन
जितना हो सके उतना उसको आइसोलेट मतलब अलग रखो, जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक। और ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को आप दूर ही कर दो, तो ऐसे बीमारी सही नहीं होगी। आप उसका ख्याल रखो लेकिन बाकायदा सुरक्षा के साथ, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रखोगे तो ये है कि उसके जो जर्म होंगे या जो भी पैथोजन होंगे वो वहीं एक सीमित दायरे में रहेंगे। और जब आप वहाँ पे चाहे टेम्परेचर डोमिनेंट रहे, चाहे आपका जो भी एंटीबायोटिक जो भी दे रहे हो, उससे वो क्या कर जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, मतलब मारे जाएंगे वहाँ पे। लेकिन वो दूसरी जगह फैल नहीं पाएंगे, चेन एक करेक्ट मतलब चेन नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आइसोलेट किया जाता है उसको। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल दूरी कर दो उससे, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है मीसलेस। इसमें वायरस के कारण होता है, ये भी एयर के ही थ्रू फैलेगा। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के कारण होता है, और ये भी क्या है, कांटेक्ट या एयर के थ्रू फैलेगा। और पोलियो जो वायरस होता है या पोलियो जो होती है बीमारी, उसमें भी वो भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। वो भी एयर या वाटर के कारण क्या करता है, फैलता है। इनके सभी के सभी कैसे, ये सारी की सारी कैसी हैं, अगर हम देखें तो एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा उनसे दूरी बनाए रखनी। हालांकि पोलियो ऐसी बीमारी नहीं है जो क्या करे, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होती पोलियो, ठीक है। आगे देखें, कॉलेरा बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसका मोड क्या होता है, किसके, जहां ये बैक्टीरिया इसका क्या है, वेक्टर है, या सॉरी वेक्टर नहीं, जो पैथोजन है वो क्या है, इसका बैक्टीरिया है। वहीं अगर कारण है जो किसके द्वारा फैलता है, तो वो वाटर या फूड है। उसके बाद है टाइफाइड जो होता है, उसका भी कारण क्या है, कंटामिनेटेड फूड होगा या फिर वाटर होगा। ये भी किसके कारण फैलता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। कॉलेरी बैक्टीरिया के कारण, वहीं टाइफाइड जो है टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अब इसमें क्या करते हैं कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंक वाटर, वैक्सीनेशन। इसमें क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति से इसे बचाने के लिए हम क्या करें कि जब भी हम खाना बनाएं तो बड़ी सफाई के साथ खाना बनाना चाहिए हमको। और जो पानी है उसको ज़्यादा जितना हो सके आप बॉयल हुआ पानी का यूज़ करें। क्यों, अगर बॉयल पानी का यूज़ करेंगे तो उसमें अगर कोई पैथोजन है तो वो क्या कर जाएगा, डीनेचुरेट हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ तक बैक्टीरिया वगैरह डेड भी हो जाएंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है बॉइलिंग के बाद। उसके बाद देखिए एंड बॉइल्ड ड्रिंक वाटर, ये और उसके बाद क्या है, उसको सही से दवा वगैरह या वैक्सीनेशन उसकी करानी चाहिए आपको, ठीक है। तो इससे क्या है, उसको बचाया जा सकता है और जो बीमारी है उसको फैलने से रोका जा सकता है वैक्सीनेशन के कारण। उसके बाद देखो हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, वायरस के कारण। इसमें वेक्टर क्या होता है, वाटर होता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कैसा पानी पीना चाहिए कि जो उबला हुआ पानी है या बॉयल किया हुआ जो पानी है उसका यूज़ करना चाहिए और सही से वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वही है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ भी क्या है, एक प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मॉस्किटो के कारण, मॉस्किटो के खाने से या मच्छर के खाने से क्या है, मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया जो होता है, जो कारण है पैथोजन जो है वो प्रोटोजोआ होता है, जो कौन लेके आता है हमारे पास, मॉस्किटो, जो कि हमारे शरीर में ब्लड सकिंग करते समय ये इसको क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो इसको क्या करेंगे, यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपिलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। इसमें क्या है कि मॉस्किटो को पनपने से बचाने के लिए, अगर मॉस्किटो नहीं होंगे या मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया अपने आप रुक जाएगा। तो उसने कहा है कि यूज मॉस्किटो नेट, अगर हमें मच्छर ना खाए तो हमें मलेरिया नहीं होगा, इसलिए हम क्या मच्छरदानी का यूज करें। उसके बाद जो क्रीम वगैरह आते हैं या ऑयल वगैरह जो आते हैं उसका यूज करो। उसके बाद स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और जहाँ कहीं पे भी मॉस्किटो जो बच्चे हैं उनको पनपने से रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड डालें वहाँ पे उसको मारने के लिए, और वहीं उसकी जो ब्रीडिंग है मतलब उसको कम से कम जो उसके बच्चे हैं उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालो, और कम से कम जब हो सकता है उन्हें
जब हम सुइटेबल कंडीशन नहीं देंगे तो उनका रिप्रोडक्शन जो पीरियड होगा वो रिप्रोडक्शन जो होगा वो भी कंडीशन उनको लिए फेवरेबल नहीं होगी, तो वो भी रुक जाएगा। तो हम क्या करें, ऐसी ही जो कंडीशनें दें उनको, जिससे क्या है उनका ब्रीडिंग कंट्रोल हो जाए। उसके बाद मॉस्किटो बाई नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट, और उसके बाद क्या है कि हम अपने आसपास को पानी का भराव ना होने दें, जो पानी का जमाव है वो ना होने दें। ठीक है, आगे देखो। देखो उसके बाद इन एनिमल्स कुछ बीमारियां या माइक्रोब्स जो हैं जो एनिमल में डिसीज कॉज करते हैं, उनके उदाहरण देता हूं मैं। क्या है, जैसे देखो एंथ्रेक्स है, होस्ट क्या है इसमें, ह्यूमन एंड कैटल्स। इसमें जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है वो किन में पाई जाती है, तो ह्यूमन और कुछ एनिमलों में। पैथोजन बैक्टीरिया है इसका, चाहे वो बैसिलस हो चाहे एंथ्रेसिस हो। उसके बाद दूसरा आता है फूट एंड माउथ डिसीज, फूट एंड माउथ डिसीजेस। इसमें क्या होता है, कैटल होस्ट होता है उसमें, और कारण क्या होता है, पैथोजन इसका क्या है, वायरस फूट एंड माउथ डिसीजेस वायरस FMDV। ये क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ खुरपका या फिर मुंह पका कुछ जो जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनमें उनके मुंह पकने लगते हैं, या खुर जो होते हैं, पैर के जो खुर होते हैं वो पकने लगते हैं। तो खुर पका या फिर मुंह पका जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, यहाँ पे ये फुट एंड माउथ वायरस जो होता है डिसीज वायरस है, वायरस के कारण होती है, मतलब ये है। और ये किस में होती है, इसका होस्ट कौन होता है, कैटल। आगे देखो, वहीं एनिमल्स में क्या क्या होता है, तो वो सॉरी एनिमल्स में प्लांट्स में, एनिमल्स का हो गया। अब प्लांट में कुछ उदाहरण हैं कि प्लांट में कुछ माइक्रोब्स जो हैं डिसीज उत्पन्न करते हैं, तो उनके उदाहरण क्या क्या हैं, तो देखेंगे कि देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, ऑरेंज, शुगर कैन, एप्पल एंड अदर्स। वो पीछे जो मैं तुम्हें आपको बीमारी बता चुका हूँ या माइक्रोब्स के कारण जो भी डिसीज हो रही थी वो एनिमल की मैं बात कर रहा था। कुछ उदाहरण मैंने जो ह्यूमन बींग्स के थे वो ज़्यादा दिए हैं उसमें, और कुछ जो है एनिमल में भी जैसे कैटल वगैरह है उनके भी उदाहरण मैंने दिए हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो माइक्रोब्स के कारण जैसे चावल है, गेहूं है, आपका गन्ना है, और तुम्हारा संतरा है, और आलू है, सेब है, और भी जो भी तुम्हें कुछ देखने को जनरल मिल जाएगा। ये अपना अपना क्षेत्र है, जहाँ पे जौन सी फसल होती होगी उसमें हम देखने को मिल सकती हैं चीज़ें। तो जो जैसे जनरल जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखा है कि जनरल जो प्लांट होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उनके कुछ उदाहरण इसमें दे रखे हैं। तो देखिए, द डिसीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो बीमारी होती है किसी भी फसल के अंदर, तो फसल में जो बीमारी होती है उससे प्रभाव क्या पड़ता है फसल पर, तो उसका जो उत्पादन होता है वो घट जाता है। अगर मान के चलो किसी खेत में 100 पेड़ हैं, 100 पेड़ में से 10 पेड़ों को बीमारी हो जाती है, तो जो 100 पेड़ से लिया गया उत्पादन ज़्यादा होगा, या फिर जो 90 पेड़ों से लिया गया उत्पादन ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है 100 पेड़ों से लिया गया उत्पादन जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर 100 पेड़ इन्फेक्टेड हो गए, वो 100 पेड़ों में से 10 पेड़ अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो 10 उनका क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, जो यील्डिंग है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो प्लांट होते हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होता है या जो भी डिसीज होती है उसका कारण क्या होता है, जो यील्डिंग है उसकी क्या है, कम हो जाती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो कुछ इनको क्या करते हैं हम, जैसे जैसे मान के चलो किसी पेड़ में कोई रोग आ जाता है, तो उसमें कुछ केमिकल का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, प्लांट डिसीजेस जैसे सिट्रक और कैंकर, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये किसके थ्रू फैलता है, तो एयर के थ्रू इसमें ये फैलता है। और फिगर इसमें दे रखा है, जो फल है या आप जो फल है उसमें क्या होता है कि उसमें चत्ते से बनने लगते हैं, मतलब खराब होने लगेगा, काला काला से कहीं कहीं पे वैसा हो जाएगा, धब्बे पड़ जाएंगे उस पर। और कैंकर में क्या होता है, सिट्रस कैंकर जो है उसमें इसमें एक चीज़ें और मिलेंगी कि कहीं कहीं आपको मतलब जो आप में जो फल है, जो भी उत्पादन है उसमें क्या है वो खराब होने लगेगा। चाहे उस जैसे कोई बीज है
वो आपका बीज क्या है, जब वो कोई फल जैसे है तो उस पर क्या है, चत्ते से आने लगते हैं। जहाँ तक कि बीज वगैरह है, अब ये कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ बॉडी पार्ट में जो होगा वहीं पे वो क्या करे, चत्ते से बना देगा। तो ये होता है आपका सिट्रर कैंकर। उसके बाद रस्ट ऑफ बीट जो होता है, ये क्या होता है, फंगस के कारण होता है। तो देखिए फंजाई दे रखा है, ये किसके कारण फैलता कैसे है, एयर सीड्स जो ये होता है, ये फंगस किसमें, जैसे तुमने कई बार गेहूं के बालें देखी होंगी, उनमें रस्ट जम जाता है, उनमें पाउडर नमा जो बाल होती है वो पाउडर सी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर वो फंगस आ जाती है, जिससे क्या है, अब उसमें जो बीज होंगे या तो बहुत कम हो जाएंगे, और यहाँ तक होता है कि वो पूरी की पूरी जो बाल होती है वो भी कैसी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा, ठीक है, मतलब वायरस, ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और ये इसका कारण जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट के थ्रू वायरस को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भिंडी या ये तम्बाकू में भी देखने को आपको मिल जाएगा, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पीली सी पड़ने लगती हैं, और उस पर क्या होता है, जैसे पीली पीली पत्तियां पड़ेंगी तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। और जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है पेड़ कहाँ से खाना लेके आएगा, तो एंड में क्या होगा, वो पेड़ मर ही जाएगा अगर वो सही नहीं होती डिसीज। तो आगे देखो, फूड पॉइजनिंग, अगला टॉपिक है आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, फूड पॉइजनिंग इसका स्पष्ट दिखता है, या इस हेडिंग से हम अंदाजा लगा सकते हैं फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है। फूड माने खाना और पॉइजनिंग माने, पॉइजन माने जहर। तो मतलब जो फूड है उसमें किस तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड जो है उसमें विषैला जो खाना है उसको वो कैसे बनता है, केमिकल के कारण या इन्फेक्टेड जो जैसे किसी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन है उसके कारण, ठीक है, उसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, हमारे खाने को क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो सड़ा देते हैं, जिससे क्या है, अब वो जो खाना है वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, विषैला, हमें कहीं ना कहीं वो क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। और यहाँ तक नुकसान कर सकता है कि आपका इंटरनल ऑर्गन को भी क्या कर देता है, डैमेज, और यहाँ तक उसके कारण क्या है, व्यक्ति मर भी जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी खाने की चीज़ें हैं उसको ऐसी जगह रखो कि जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो ना कर पाएँ या वहाँ माइक्रोब्स का कांटेक्ट ना हो पाए। कभी क्योंकि हमें हो सकता है अनजाने में जैसे कोई चीज़ खुली रख दी और वहाँ माइक्रोब्स ग्रो कर गए, हमने उसको खा लिया, और वो हो सकता है हमारे कोई भी इंटरनल पार्ट, चाहे आपके लंग्स हों, चाहे आपका एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित कोई पार्ट हो, कुछ ना कुछ वो डैमेज कर दे, और इतना ज़्यादा डैमेज कर दे कि उसके कारण क्या है, डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता भी है। उसके बाद देखो, स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो जो खाना स्पॉइल हो जाता है या खराब जो हो जाता है वो एक तो स्मेल देने लगेगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा, और उसका जहाँ तक कि कलर बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कई पिछले लेक्चरों में मैंने कई बार, इससे पहले वाले में भी बताया था कि जो जैसे मान के चलो रोटियां हैं उस पर मोल्ड वगैरह जो जम जाता है या उग जाता है, तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो जो रोटी प्रकृति जैसे हमने खाते हैं उससे उसका रंग ही अलग हो जाता है, उसके बाद टेस्ट भी अलग हो जाता है, और जहाँ तक कि उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो वहीं से भी देख लो, अगर माइक्रोब्स पनप जाते हैं जैसे खाने वाली चीज़ पे, तो क्या होता है उससे कि उसका टेस्ट, कलर और स्मेल आना वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और कलर टेस्ट उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। आगे देखें, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन, और ये क्या है, एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास उसको सिंपल करने का काम कर रहा है माइक्रोब्स, तो उसको सिंपल करने लगा। दूसरी चीज़, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होता है, वो माइक्रोब्स के द्वारा उस पर उधेड़ लिया जाता है या निकाल दिया है, सीक्रेट किया जाता है। वो क्या करता है, उसको उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, और केमिकल रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंपलिसिटी में चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है वो क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रोब्स,
तो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, तो कुछ माइक्रोब्स के कंजप्शन, फूड को कंजप्शन करने के कारण होती है। तो आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ है या इसको जो बीमारी हुई है, या जैसे कभी कभी अतिसार वगैरह जो देखने को मिलेगा, उल्टी दस्त जो होने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे इसको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो वही होता है फूड पॉइजनिंग का मतलब कि कंटामिनेटेड जो फूड होता है या स्पॉइल्ड जो फूड होता है उसी को हम पॉइजनिंग ऑफ फूड कह देते हैं। ठीक है, आगे देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो गया। उसके बाद देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और जिसके कारण क्या कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फूड पॉइजनिंग में कि इतना घातक जो है विषैल, मतलब जहर जो खाना है वो इतना जहरीला खाना बन जाता है कि उसको हम अगर इनटेक करते, मतलब उसको खाते हैं, तो यहाँ तक है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आगे देखो फूड प्रिजर्वेशन। तो जब फूड स्पॉइलिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अब खाने को प्रिजर्व करने का मतलब सही करने का, या सही से लंबे समय तक रखने के लिए या कुछ समय तक रखने के लिए, मतलब खाने को सही रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये अगली हेडिंग है आपकी। इसमें देखो क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। हम अपने खाने को सुरक्षित रखने के लिए या उसको सही से रखने के लिए क्या है, जो बनाने की प्रोसेस है उसको सही किया जाए। पहले तो जितना हो सके उतना हाइजीन के साथ उस खाने को तैयार किया जाए। ठीक है, और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको भी मेंटेन रखना है। तो खाना जब सही रहेगा तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अपने आप मेंटेन बनी रहेगी। फॉर लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। मतलब जो खाना है वो शुद्ध जैसा बनाया है वही सा ही एक लंबे समय तक बने रहे और उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसमें कोई अंतर ना आए, वो वैसी की वैसी बनी रहे। तो ऐसी यही जो प्रक्रिया होती है खाने को इस चीज़ मेंटेन रखने के लिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू, और उसको लंबे समय तक बिना किसी चेंज के उसको रखे रहना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कह देते हैं। प्रिजर्वेटिव्स द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो वो कहता है कि कुछ प्रिजर्वेटिव हम अगर देखें तो अचार जब डालते हैं तो क्या करते हैं, हम नमक का यूज़ करते हैं, क्योंकि नमक से क्या है कि उसमें से जो डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब उसमें से जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए, क्योंकि जब नमी नहीं होगी तो उसमें माइक्रोब्स जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे अगर जनरल देखें तो घर में ही यूज करते हैं कुछ केमिकल, तो उसमें क्या है, नमक है आपका। तो देखिए द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अधिकतर क्या है, सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल, एसिड्स, ETC। तो जब हम अचार वगैरह जब बनाते हैं तो अचार में क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, एसिड भी यूज़ करते हैं, जो गांव में कहते हैं जिसको छिरका या विनेगर जो होता है वो, एडिबल ऑयल, खाने उसमें क्या है, तेल में डालते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर हम जनरल देखें तो जो अचार बनाने की प्रक्रिया है उसी को क्या है, वो फूड, जो अचार आपने बनाया है वो एक प्रकार से क्या है, फूड प्रिजर्वेशन ही तो है कि आप जो चीज़ जिसका यूज़ कर रहे हो एक लंबे समय तक कर सकते हो। तो अचार जो है 2-4 महीने तो चल ही जाता है। ठीक है, और वरना अगर आप जो भी आम वगैरह जो होगा या जिस किसी का अचार बना रहे हो तो वो एक समय बाद 2-4-5 दिन बाद क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, स्पॉइल, खराब हो जाएगा। आगे देखो फूड कैन बी प्रिजर्व यूजिंग मैनी मेथड्स। कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे केमिकल मेथड ये वो कर दो, स्टैंडर्ड प्रिजर्वेशन रिकॉग्नाइज्ड शेप बाय नेशनल फूड एजेंसीज, सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर, इसको मिलाने जैसे केमिकल मेथड जो हैं वो ये गए। उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, और इसको कहते हैं पास्चुराइजेशन। इसका मतलब है कि या तो हम क्या करें, बहुत ज़्यादा चिल्ड जगह, मतलब ठंडी जगह रखें जो खाना है उसको, या हीट करके उसको रखें, या फिर बार बार हीट करें, ठंडा करें, गरम ठंडे, मतलब गरम कर दें उसको
और ठंडा करके किसी ठंडी जगह जैसे फ्रीजर वगैरह उसमें रख दें तो भी फूड क्या है, प्रिजर्व बना रहता है। ये भी प्रक्रिया है। उसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग, उसके बाद है कि फूड को प्रिजर्व करने से की दूसरी तरीका ये है कि आप उसको क्या करेंगे, पैक कर दो और उसमें कुछ केमिकल मिला के उसको प्रिजर्व करने, मतलब लंबे समय तक रख दो। जैसे आपकी फ्रूटी वगैरह जो मार्केट में आती हैं वो, वैसे अगर आम का जूस 1 या 2 दिन में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, बल्कि कुछ ही घंटों में सड़ वैसा हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, मतलब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाते हैं टेस्ट। लेकिन वहीं फ्रूटी वगैरह जो जूस वगैरह आते हैं वो 1 महीने तक के हिसाब से क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ केमिकल का यूज करके उनको क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब कितना रह गया देखूं एक बार। आज हो नहीं पाएगा क्या? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास में। अगर इससे संबंधित किसी को भी कोई भी डाउट होता है या कोई भी डाउट है उसको मुझसे पूछना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। और यदि आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।